नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये पार्टियां बिहार में दबंग थी। कांग्रेस के बाद तो राष्ट्रीय जनता दल हीरो हो चुका था, लेकिन जब पार्टी की ओर से जनता को परिश्रम कम दिखा, जब धरातल पर जनता को काम नजर नहीं आया, तो आरजेडी कमजोर होती गई। और इस बार लोकसभा 2019 के चुनाव में पहली बार संसद में आरजेडी का कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। ये हीरो से जीरो बनने की कहानी क्यों बनी? बिहार में बीजेपी को धूल चटाने के लिए महागठबंधन बना। आरएलएसपी, वीआईपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसी पार्टियों को पूरा सम्मान दी भी गई और देने की कोशिश भी हुई, लेकिन अनुकूल परिणाम नहीं आया। आरजेडी मंथन कर रही है, अच्छी बात है। हार के कारणों पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस भी हीरो से लगभग जीरो बन चुकी है। आरएलएसपी की भी यही कहानी है। ऐसे में अब महागठबंधन का आकार क्या होगा? हमारे साथ बात करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातों को समझना जरूरी है। बिहार में जब लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए तो उसमें एनडीए को भारी जीत के संकेत मिले, लेकिन कयास था कि एग्जिट पोल गलत होते रहे हैं और ये भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो ये एग्जिट पोल से भी बेहतर थे। राज्य में अधिकांश सीटों पर जीत हार का अंतर बड़ा था। महागठबंधन के कई बड़े चेहरे धराशायी हो गए और मोदी का ही मैजिक चला। कुल मिलाकर 5 पार्टियों का महागठबंधन फेल हो गया और कांग्रेस को केवल किशनगंज में ही जीत मिल पाई। आरजेडी अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि हार की जिम्मेदारी अकेले आरजेडी क्यों ले। उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसी पार्टी से पीएम बनना था तो हार की जिम्मेदारी बड़ी पार्टी की होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि हार की जिम्मेदारी गठबंधन के सारे लोगों को लेनी चाहिए। हम के सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी कहते हैं कि एनडीए ने अपनी सीटें महागठबंधन से पहले घोषित की, साथ ही महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान भी हो गई। इसके अलावा ये भी समझना चाहिए कि चुनाव से पहले आरएलएसपी के विधायक जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब हार के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से एक आरजेडी विधायक ने तेजस्वी का विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा भी मांग लिया। हार पर कांग्रेस में दो फाड़ साफ साफ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। कहना नहीं होगा कि ये स्थितियां महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत तो नहीं ही हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कई मेहमान पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त सुहेली मेहता जी हैं, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेडीयू की, आपका बहुत स्वागत है। सरोज तिवारी, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। मधु मंजरी, आप आरएलएसपी की नेत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, राजनीति से जवाब मांगूं उससे पहले विश्लेषकों की नज़र में कई बातें सामने निकल कर आई और आपसे भी कई बार हमारी चर्चा होती रही। उसमें ये नतीजे ज़रूर निकले कि इन मौके पर एक आमने सामने एक गांठ बनी जिसको गठबंधन कहा गया और माना गया कि बस ये करिश्माई गठबंधन है और तमाम अंगगणित को सामने रखकर तमाम राजनीति बार बार ये चुनौती भी देती रही। नतीजा आप लोगों के सामने है। 23 मई को गुजरे हुए अब 5 दिन हो गए। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन अब वाकई एक दूसरे के साथ यूं ही चलता रहेगा या दिल मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़ा मिलेगा? नहीं, बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अर्थमेटिक तो था महागठबंधन के पास, लेकिन केमिस्ट्री नहीं बन पाई। और प्राइम मिनिस्टर का भी मैं देख रहा था कि इसी प्रोस्पेक्ट में वो पूरे नेशनल प्रोस्पेक्ट में चीज़ों को बोल रहे थे। बिहार में भी करीब करीब वही स्थिति थी। अगर वो गणित को देखें तो लगता था कि भाई इनका वोट इनका वोट इनका वोट और इन सारे का वोट इनके साथ जब मिल जाएगा तो वहाँ पर एनडीए टिकेगी कहाँ। लेकिन मिला नहीं।
या वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई। ठीक है, समीक्षा के तौर पर पार्टी अपने तरीके से चीज़ों को रखती है, हम लोग अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जीत जीत होती है, हार हार होती है। अब रह गई बात कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बात 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं टेलीविज़न पर। कांग्रेस कह रही है कि इसके लिए आरजेडी जिम्मेवार है, आरजेडी कह रही है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इस पर मंथन और समीक्षा करने की जरूरत है विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र में जितना मजबूत पक्ष की जरूरत होती है उतना ही मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। और जिस समय सीटों का बंटवारा हो रहा था, एक चीज तो दिख रहा था, और हम लोग आपस में या आपने भी कई डिबेट में इसको कुरेदा था, और मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से बोला था कि किसी पार्टी को छोटा करने के लिए कुछ वैसी पार्टियों को इतनी सीटें दे दी गई जिसका कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, और शायद उस पार्टी के जो नेता होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि इतनी सीटें हमारी झोली में आ जाएगी। एक पार्टी के बारे में तो मैंने आपसे शेयर किया था कि कई जगह पर पटना में लोगों ने पूछा कि जरा इस पार्टी का फुल फॉर्म बता दीजिए, और उस पार्टी को 3-3 सीटें दी गई थी, नहीं बताया गया। तो राजद कांग्रेस को छोटा करने में लगी हुई थी, कांग्रेस अपना वजूद बचाने में लगी हुई थी, और चीजें जो थी वहां रुकी और केमिस्ट्री नहीं बन पाई, मतदाता को यह मैसेज नहीं दे पाए। और जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहा था उस दिन भी मैंने यही बात कहा था कि 2 सवाल थे, मोदी यस, मोदी नो। तो अगर मोदी नो तो कौन, तो ये चीजें तो तय होनी चाहिए थी। अब ये बंगाल में ममता दीदी अलग बोल रही थी, बिहार में चीजें तय नहीं हो पाई थी, उत्तर प्रदेश में मायावती को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, दक्षिण की कुछ स्थिति और थी। तो इस कंफ्यूजन को विपक्ष शायद बिहार को समझ लेते हैं, ये ज्यादा लाभ एनडीए को ठीक मिला, कह रहे हैं आप। और फिर मोदी मैजिक कह लीजिए, मोदी की ब्रांडिंग कर लीजिए, इसका फायदा उन्हें मिला। ठीक। सरोज जी, क्या है ना कि जब सीटों का बंटवारा हुआ तो उस वक्त हम लोगों ने कई बार आपसे सवाल किया था इसी मंच पर कि भाई कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है। आज आप सबसे हाशिए में एक सीट पर हैं, चलिए महागठबंधन में फिर भी आप एक सीट पर हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था तब भी कांग्रेस ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हम अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, कोशिश तो करें कम से कम। कहीं भी आप लोगों ने मैसेज देने की कोशिश नहीं की जनता को, मतदाता को। नतीजे आपके सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब आरोप का दौर चलेगा नहीं चलेगा, उसको ख़त्म कीजिए, उससे कोई बात बनेगी नहीं, जो रिजल्ट सामने तो है। आगे क्या सही मायने में मैसेज देने की कोशिश करेंगे बिहार को, वहाँ के मतदाताओं को, जनता को, कि भाई हम में कितना अब दम बचा हुआ है। निश्चित रूप से संजय जी, एक बात तो मैं कहूँगा कि दम तो बहुत था, लेकिन महागठबंधन के पीछे एक सोच थी। सोच ये थी कि जितने लोग भी पीड़ित हैं या जितने भी लोग एक ऐसे सोच के हैं जिस सोच से बीजेपी या नरेंद्र मोदी की या आरएसएस की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोगों को कहा गया, आप बड़े भाई हैं, आप अपने आप को थोड़ा सी कोड़िए और हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग तैयार भी हो गए। तैयार होने के बाद एक गठबंधन बना, अच्छा बना, लेकिन गठबंधन में मुझे लगता है कोई आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है। गठबंधन अगर थोड़ा 1-2 महीना और पहले शेप ले गया होता तो कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बन गया होता। मुझे जहां तक लगता है कि आपका शुरू का 3 चरण जो चुनाव है, मैं बड़ी बेबाकी और ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि शुरू के 3 चरण के चुनाव में गठबंधन जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। और उसके बाद जैसे एक पार्टी की बात संजय जी ने की कि जिसका फुल फॉर्म नहीं मालूम था, उसका चुनाव चिन्ह भी लोगों को नहीं मालूम था, तो ये एक जरूर संकट था जिसको थोड़ा करेक्टिव मेजर लेकर के करेक्ट करने की ज़रूरत जरूर होनी चाहिए। आगे क्या शेप लेगा वो तो जो नीति निर्धारक लोग तय करेंगे, जो ऊपर के नेता हैं वो तय करेंगे, और चूंकि वो नीतिगत फैसला होगा। लेकिन जहाँ तक कोई किसी को, मुझे नहीं लगता, मैं निजी रूप से मैं किसी को भी आरोपी या प्रत्यारोपी नहीं बनाता। मुझे अभी भी लगता है कि एक राष्ट्रवाद, जो मुझे आज भी लगता है कि आप बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के
आड़ में छिपे नरेंद्र मोदी जी। अगर आप पूरे बीजेपी का अगर इलेक्शन कैंपेन आज भी वीडियो देखिए, नरेंद्र मोदी जी के हर भाषण को देखिए, आपका उसमें से मेक इन इंडिया गायब था, जनधन योजना गायब था, मुद्रा योजना गायब था, आपका रोजगार की बातें गायब थी, किसान की बातें गायब थी, कुछ भी नहीं था। नोटबंदी, जीएसटी जो इनके हाईलाइटर्स थे, वो नहीं था। केवल एक चीज था कि आप पहले वोटर हो सेना के नाम पे वोट दो, पहले वोटर हो पाकिस्तान के नाम पे वोट दो, पहले वोटर हो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे वोट दो। तो ये जो वोट मांगने का, ये शायद लोगों को अपील कर गया। जब बात राष्ट्रीय मुद्दे की आ जाती है, संजय जी, मैं 10 सेकंड और बोल, नहीं, मैं आप ही से रूबरू हूं। 10 सेकंड नहीं, आप 20 सेकंड और बोलिएगा। मैं आप ही से मुखातिब हूं। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ आप ही से है। चुनाव संपन्न हो गया, नतीजे सामने आ गए हैं। राष्ट्रवाद मुद्दा था, कितना बड़ा मुद्दा था, जनता ने उसे स्वीकारा या मुख्यमंत्री अकेले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आप लोगों को चुनौती दे रहे थे? बाकी आप लोगों के पास कई प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे जो घोषित भी नहीं थे, लेकिन अपने अपने तरीके से हर किसी में अपना एक पोटेंशियल बताने का दावा भी होता था। भ्रम में रख दिया आप लोगों ने। और ये जो 56% मतदान है ना एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, वो बहुत कुछ सबक देने के लिए आप लोगों के लिए है साहब। अब क्या है ना कि सिर्फ ये कह देने भर से बात बनेगी नहीं। सोचिए कि कहाँ जाकर आप लोग वाकई बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज संजय जी, गलतियों को तो हम लोग जो देखेंगे इंटरनली वो देखेंगे, लेकिन एक दो चीज जरूर है आज भी लोगों को जानना चाहिए। मैं वो कहना चाहता हूं कि जब आप पूरा इलेक्शन प्रोसेस में थे, आपने एक सच छुपा लिया कि जो हमारा हेलीकॉप्टर था सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, उसको हमारी सेना ने ही मार दिया। ये सच चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने प्रकट किए। और इस तरीके के अनेक धांधली टाइप का चीज आप इलेक्शन कमीशन के रोल पे, सब चीज पे प्रश्न चिन्ह है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब आगे कुछ दिनों के बाद उसके लिए, अभी तो कोई नेता कुछ नहीं कर रहा, तब भी आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन आप देखे होंगे, कई जगह से आपके पास खबरें आई होंगी। जनता कर रहा है, जनता के साथ क्या है, एक संवैधानिक संस्था के प्रति उसका विश्वास घट गया। मामला ये नहीं है कि ईवीएम सही था नहीं था, ईवीएम के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन क्या किया नहीं किया, ये मामला नहीं हम कह रहे। मामला ये है कि अगर जनता का विश्वास उठ रहा है, वो आंदोलनात्मक हो रहा है किसी प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस पे चिंता करने की जरूरत है सरकार को भी और उस संस्थान को भी। और ये नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और आप एक चीज देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जब हम लोग 93,000 पाकिस्तान को पकड़ के रखे थे, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाया था। वो इलेक्शन का मुद्दा हम आज भी, हम लोग फेयर गेम खेले, हार गए, कोई गम नहीं है, लेकिन गेम हमने फेयर खेला था। हमने न्याय योजना की बात करी थी, हमने 24 लाख 10 लाख रोजगार की बात करी थी, हमने सर, हम योजना पर आज डिबेट नहीं कर रहे हैं। आगे क्या होगा हम उस पर आप से सवाल करना चाह रहे हैं। आपने एक भावनात्मक मैं आपको फिर आऊंगा, उससे आपने मोड़ा, मैं आपको फिर आऊंगा। सरोज जी, मुद्दा को बनने नहीं दिए। सरोज जी रुक जाइए। आज क्या है ना, मुद्दों पर चर्चा नहीं है। आज आप लोगों के वर्तमान और भविष्य पे चर्चा है और हर गठबंधन पे चर्चा है। खैर, मधु मंजरी जी, मकर संक्रांति तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ऐसा मकर संक्रांति से पहले कहा गया था, यानी 14 जनवरी। होली भी बीत गई, बंटवारा नहीं हुआ, और चुनाव के दरवाजे पर पार्टियां खड़ी थी, तो फिर बंटवारा होता है और कहा जाता है कि बस अंकगणित हमारे साथ है और हम तो बस इस बार ऐसी पटकनी देंगे कि पूछिए मत। अब आरएलएसपी का क्या होगा? आरएलएसपी का क्या होगा? देखिए, हार और जीत दोनों चीज को एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए और आरएलएसपी के पास है। बाकी जो सीटों का बंटवारा की बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इन सब चीजों से आगे की रणनीति क्या होगी ये सीखने और मतलब बनाने की बात है। हमारी हार हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हार का मतलब ये होता है कि आने वाली जीत की तैयारी। हम समीक्षा बैठक करेंगे, हमारा समीक्षा बैठक अभी महागठबंधन का भी, हमारा भी, हर पार्टियों का समीक्षा बैठक होने वाला है, और इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हुए आने वाली अगली रणनीति की तैयारी कैसे होगी और कहां हमारी कमियां रह गई, ये जरूरी है। क्योंकि जीत के बाद हारने का चांस होता है, लेकिन हार के बाद जीतने का भी ज्यादा मौका, ज्यादा चांस होता है कि हम आगे जीते और आगे हम फिर से उसी एनर्जी, उसी विश्वास
और जनता पे भरोसा रख करके हम फिर से तैयारी करेंगे और फिर लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे तब तक जीत ना जाए। चलिए ठीक है, आप फिर लड़िए, फिर कोशिश कीजिए, अच्छी बात है, राजनीति में चलता रहता है। लेकिन ये बताइए कि आरएलएसपी में अब कितने सदस्य रह गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ? जेडीयू की ओर जा रहे हैं सर। आरएलएसपी में कितने सदस्य रह गए, 2-4 जाना आना वो लगा रहता है हर पार्टी में। लेकिन आप देखेंगे कि अभी बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर में बहुत सारे लोग हमारे पार्टी से जुड़ेंगे और जुड़ करके काम करेंगे। और आने वाली पार्टी, हमारी पार्टी मजबूत थी, नेता पार्टी से होता है, ना कि किसी नेता से कोई पार्टी होता है। पार्टी है तो नेता है, नेता आएंगे जाएंगे, और आने वाला टाइम में बहुत सारे नेता आएंगे। हम अच्छा, फिर ये मजबूती से लड़ेंगे। मधु जी, राष्ट्रीय लोक ये मलाल नहीं रहता है क्या? ये मलाल है और आने वाला समय में और भी मजबूती के साथ आगे एक छोटा सा जवाब और दे दीजिएगा कि क्या ये मलाल नहीं होता है अब कि भाई अच्छा होता कि एनडीए के ही हिस्से में होते, 2 ही सीट पे चुनाव लड़ते तो दोनों तो जीत चुके होते कम से कम। एक अफसोस नहीं होता है आप लोगों को? देखिए, अगर मलाल होता, अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ अपने बारे में सोचते, अगर मलाल होता कि उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता है कि 2 सीट मुझे मिल गया, मैं जीत जाऊंगा, ये 100% है, फिर अभी एमओएस है, बाद में हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाए, अगर ये सोचते तो ये मलाल जरूर होता। लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पार्टी को बढ़ाने के लिए सोचती है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। एक पार्टी का एक नेता, एक एमपी या 2 एमपी बनकर 2014 में आप खड़े होते हैं पहली बार, 2019 आते आते चारों खाने चित हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कोई मलाल नहीं। तो सोचिएगा जरा। खैर, अब मैं आऊंगा, सुहेली जी बताइए। नहीं, देखिए, अगर ये बात कि 2019 आते आते हम चारों खाने चित हो जाते हैं, ये कोई बात नहीं है। एक समय आता है, ऐसी नहीं है। एक समय था कि भाजपा भी चारों खाने चित हो गई थी। इंदिरा गांधी का पूर्णतः बहुमत में ऐसे भी पहले भी हुआ है। भाजपा चारों खाने चित नहीं हो गई थी, भाजपा 2 से ग्रेजुअली बढ़ती ही चली गई थी। वो देखिए, वो अलग अलग इशू है सबके। खैर, सुहेली जी, अब आप इस तरह से मैं समझ गया मधु, आप ठीक है, हमारा एक शुरुआत है और ऐसा नहीं है कि आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता है। सुहेली जी, तो अब आप लोगों के लिए चेतावनी है, क्योंकि हारने की बारी तो आप लोगों की होगी, जैसा कि मधु बता रही हैं, जैसा कि सरोज जी भी ऐसे ही कुछ इशारा कर रहे थे। क्यों हारने की हमारी बारी होगी संजय जी? जब से मुख्यमंत्री जी ने जब से बिहार को संभाला है, तो अपनी पॉलिसी के आधार पर, उनकी पॉलिसी के आधार पर बिहार का लगातार विकास हुआ है। अब कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम ही सबसे बड़े नेता हैं और हम जहां रहेंगे वहां पर सरकार बनेगी। और जो जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की बात हुई ना संजय जी, आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमसे भी रहा नहीं जा रहा है जी। यहाँ ये हुआ कि फलाने आदमी आ जाएंगे तो इस जाति के ठेकेदार हैं, पूरी जाति के लोग वोट कर देंगे। फलाने आदमी आएंगे तो इस जाति के ठेकेदार हैं, सबको वोट कर देंगे। आपने ही अभी कहा है चुनाव सामने था और ये लोग सीट बंटवारा कर रहे थे। अभी मंजरी जी कह रही थी टिकट किनको किनको दिया गया। देखिए, चुनाव में बहुत चीज़ डिपेंड करता है कि हम टिकट किनको दे रहे हैं। और ये बात भी ये कह रही हैं कि कुशवाहा जी सिर्फ अपनी नहीं सोचते हैं। अगर अपनी नहीं सोचते तो 2 सीट पर लड़ते क्यों? सिटिंग कैंडिडेट का टिकट क्यों काटते? तो ये सारी बातें हैं। और ऐसे आदमी को टिकट दिए जिनके चलते इनका कांग्रेस का सीट भी कम हुआ। ऐसे अनुभवहीन आदमी को लोकसभा का टिकट देना, ये सबसे बड़ा ये हुआ। इसके अलावा देखिए, कैंपेनिंग की बात अभी सरोज जी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाया, जनता को छला गया। जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता, खासकर हम तो बिहार के अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, बिहार की जनता खासकर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करके नीतीश जी ने शिक्षा दिलवाकर कम से कम इतना सोचने को तो जरूर तैयार कर दिया है, सोचने के लिए कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अब जाति ही अब सब कुछ नहीं है। अब ये है कि हमारी गरिमा को ख्याल रखने वाला कौन है, हमें आत्मनिर्भर करने वाला कौन है, बिजली देने वाला कौन है, सड़कों का ख्याल करने वाला कौन है, लोगों की आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति करने वाला कौन है।
इन सारे चीज़ों को देखते हुए, भले ठीक है हर सरकार में कमी बेसी रह जाती है, हमारी सरकार में भी कुछ कमियां हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन विकासशील देश ही है पूरा हमारा, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन जनता कंपेयर तो करेगी कि किस समय में हम सुखी हैं और किस समय में हम दुखी थे। इन सारे चीज़ों को कहकर, और खासकर कैंपेनिंग की बात, कैंपेनिंग में जिस तरह से निजी हमले किए गए, संजय जी चौकीदार चोर है, अरे भाई गजब बात है। 56% जनता और इधर 44% जनता कह रहे हैं कि जनता आंदोलन कर रही है। सही बात है, लोकतंत्र है, जिनको नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं है वो लोकतंत्र है, अपना आंदोलन कर रही है, लेकिन जिनको पसंद है वो तो वोट की है। 56% जनता को नरेंद्र मोदी चोर नहीं लगे, चौकीदार चोर नहीं लगे, इसलिए वोट किया। आपने मंच पर चढ़ चढ़ के नारा लगा रहे थे आप लोग कि चौकीदार चोर है। इधर देखिए बिहार में पलटू चाचा, क्या है भाई, ये कोई लैंग्वेज है? संस्कार भी कोई चीज होती है। हमारा बिहार संस्कार के लिए माना जाता है, बड़ों की इज्जत की जाती है। माँ अपने बेटे के साथ घूमकर कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे थूकने का मन करता है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, जो लोग चाहने वाले हैं उनको तो ये चीज खराब लगेगा। आपका मुद्दा ठीक है, बेरोजगारी की बात इन्होंने कही, आपने उस मुद्दे को क्यों नहीं रखा चुनाव में? आपने क्या रखा? चौकीदार चोर है। आपने क्या रखा? नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे थूकने का मन करता है। आपने क्या रखा कि लालू जी को लोग जहर देना चाहता है, मारना चाहता है। आपने क्या रखा कि हमें जिताइए तो लालू जी का जेल का फाटक खुलेगा, आप और लालू जी बाहर निकल आएंगे। तो इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव होते हैं कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो, हमारे देश का विकास कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो। हम लोगों ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जनता ने हमें समझा और हमें वोट किया, हमारी जीत हुई। सरोज जी, आप संक्षेप में यदि कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन सवाल आपसे ये भी है, ठीक है रोजगार की बात आप लोग रिएक्शन में नहीं, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ, बीजेपी आप ही के पास आ रहा हूँ, बढ़ती जा रही है सर आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही से सवाल थोड़ा जोड़ दे रहा हूँ मैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अच्छा जी, ये बात सही है कि आप लोगों ने, राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से जब रैली को वो एड्रेस करते रहे तो वाकई तकलीफ होती थी साहब। देश का एक प्रधानमंत्री है, चेयर पे है, कोर्ट ने उसे माना ही नहीं दोषी उन्हें, और आप लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी हर तरफ से। आप ये कह सकते थे कि हमें आशंका है कि इस डील में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, आप विपक्ष है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप डेरोगेटरी वे में एक इंडिविजुअल को जो देश का प्रधानमंत्री हैं उनको टारगेट करके तमाम लोगों से आप बुलवाते थे, अपने समर्थकों से, और खुद तो बोलते ही थे। इतने ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यदि रोजगार को बोलते आप लोग तो संभव था कि देश का युवा आपके पक्ष में थोड़ा और भी आता। मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए, अभी मैं शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले कहा गया कि बीजेपी लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी का नाम, बीजेपी से पहले जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनसंघ, उसका सुपड़ा साफ हो गया तो बंद हो गया, नाम बदल गया। जनसंघ से पहले हिंदू महासभा इसका नाम हुआ करता था, वो भी हारते हारते ही नाम बदल गया। तो हार और जीत जो मंजरी जी कह रही थी उन्होंने सही कहा था, और हार से घबराना नहीं होता है। अब दूसरी बात, अब सुहेली जी की बात पे कह दें। सुहेली जी बोली कि यहाँ पे हम लोग बहुत सुशासन चला रहे हैं, यहाँ रेप घोटाले, सृजन घोटाले, शौचालय घोटाले और तमाम घोटाले, इन घोटालों का जांच नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डपटा है इन लोगों को कि आप सीबीआई के अधिकारी को ट्रांसफर कैसे बदल सकते हैं। अब अगर उसके बाद मुंह नहीं है, ईमानदारी से मुंह नहीं है, अगर हमको कुछ गलतफहमी करना है तो उसकी बात अलग है। अब आप आ जाइए कि चौकीदार वास्तव में चोर है, और अगर चौकीदार चोर नहीं होता तो चौकीदार दम लगा के कहता कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं हर तरीके की जांच का सामना करूंगा, और अगर मैं दोषी पाया गया, विधानसभा चुनाव में भी आप लोग ये बात कंटिन्यू रखिएगा, पता चल जाएगा जनता क्या कहती है। हम सब चौकीदार, सुन लीजिए, ठीक है, जनता ने कह दिया चौकीदार प्योर है, चौकीदार चोर नहीं है। वोट लेकर के ये नहीं कह सकते कि हम चौकीदारी से बच गए। आपने राफेल में लिया है, गड़बड़ किया है। ठीक सर, हमारा सब्जेक्ट राफेल नहीं है, फिलहाल आप लोग अपने अपनी स्थिति को संभाल ले। सरोज जी मैं आऊंगा फिर। सब्जेक्ट राफेल नहीं है, प्लीज समीक्षा कर रहे हैं। अब अच्छी लगी सर, अब हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं सब, और ना ही अब रक्तचाप बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि नतीजा आपके सामने है, और अगले साल आप लोगों को चुनाव में जाना है 2020 में, जहाँ वो भी अक्टूबर नवंबर में जब होगा तब। तो अभी थोड़ा समीक्षा कर लेते हैं
चिल्लाने की बारी तब आएगी। खैर, आरजेडी को लेकर कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद आरजेडी में घमासान के बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता और उम्मीदवार शामिल हैं। इससे पहले आरजेडी विधायक महेश्वर यादव ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा था। उनका कहना है कि चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। आपको बता दें कि महेश्वर यादव पहले आरजेडी के नेता हैं, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार इस्तीफा मांगा है। चुनावी नतीजों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि सोमवार से महेश्वर यादव ने बागी सुर अपना लिए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि परिवार से ऊपर लालू जी नहीं सोचते हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी हार हुई है बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल का बहुत बड़ा आधार था, सारी जातियां हमसे अलग हो गई। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि अब तो लोकसभा में सब कुछ खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो नेता प्रतिपक्ष के पद से तेजस्वी जी इस्तीफा दे दें। चलिए, लोकसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में घमासान मचा हुआ, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर बना हुआ है। विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि अब परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि महागठबंधन के जो लोग हैं वो बैठ के इस बात की समीक्षा करेंगे कि दल को टूटने से कैसे बचाया जाए, और जो दल के अंदर अब उनको खुली चुनौती मिल रही है, उस खुली चुनौती से वो किस प्रकार निपटे, किस तरीके से दल को टूटने से बचाएं। चूंकि बहुत बड़ी संख्या में, मैंने पहले भी कहा था, बहुत बड़ी संख्या में विधायक विरोध कर रहे हैं, उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ता राजद के अंदर, और वो सारे विधायक अब लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में जाना चाहते हैं, मतलब विकास के युग में जाना चाहते हैं। तो मंथन अब परिवार को करना है कि परिवार कैसे बचेगा, क्योंकि परिवार के अंदर भी लड़ाई है, और फिर परिवार के बाद पार्टी, चूंकि उन लोगों के लिए परिवार पहले होता है, पार्टी बाद में होता है, फिर पार्टी में किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचा के रखें। आरजेडी को मंथन के दौर से बाहर निकलना चाहिए। आरजेडी ने जो अपनी पार्टी में परंपरा बना रखी थी, उस परंपरा से देश और प्रदेश की राजनीति बहुत आगे निकल चुकी है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जो परंपरा की श्रृंखला जो बना रखा था, उससे काफ़ी आगे निकल चुका है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में और अब इनकी रणनीति से बाहर है। विचार है, देश में विचारों की आज़ादी है, हर व्यक्ति को अपनी बातों को रखने की आज़ादी जा करके है, और कोई ऐसा विषय होगा तो देखा जाएगा जाकर। नहीं, आप क्या ख्याल रखते हैं? रामदेव बाबा ने कहा कि इसके पहले गिरिराज सिंह भी कहते रहे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई पॉलिसी। उन्होंने सही कहा, उन्होंने समय की जरूरत तो मांग है जाकर के, और जिस तरह आबादी बढ़ रही जाकर के है, तो विचारणीय विषय है जाकर के। तो उनका प्रस्ताव बाबा रामदेव महाराज जी का एकदम सही समय पर, अच्छा उनका आइडिया है जाकर के, वो आइडिया को देखा जाएगा। आइडिया अच्छा है, बात तो सही है, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो आबादी की भी एक सीमा तय करनी भी चाहिए। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस में शिकवा शिकायत का दौर आरंभ हो गया है। पार्टी के कई बड़े नेता प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के गलत फैसलों को हार का कारण बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की 55वीं पुण्यतिथि पर सदाकत आश्रम में पार्टी के नेता एकत्रित हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हार की समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में गठबंधन बनाया गया, पार्टी में गठबंधन की राजनीति की भी आलोचना हो रही है। कई नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को अकेले ही चुनाव लड़ने चाहिए था, गठबंधन से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। कुछ नेताओं की ये भी राय थी कि पंजाब को छोड़कर कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में विरोध मुखर होकर सामने आने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी को अनुसरण कर जिस तरह से हिंदुस्तान का रिजल्ट हुआ है, सभी रैंक एंड फाइल, चाहे हर स्टेट में जो लीडर हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सीएलपी लीडर हो, कांग्रेस अध्यक्ष हो, या एआईसीसी में जितने जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस बेरर हैं, सब राहुल जी को अनुसरण कर सबको रेजिग्नेशन देना चाहिए हर स्टेट को,
और राहुल जी को ही ऑथराइज कर देना चाहिए कि वो नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की दिशा में अच्छे लोगों को जो है संगठन में लाके विशेषकर 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर संजय कुमार, चाहे कांग्रेस की बात हो या आरजेडी की बात हो या बाकी दूसरे विपक्षी दलों की बात हो जो महागठबंधन का हिस्सा रही, परिवारवाद राजनीति में कई बार ये मुद्दा बना है और कई बार सामने वाले को जो सूट करता है उस हिसाब से परिवारवाद का नाम भी आता रहा है। लेकिन हालांकि दूसरे गठबंधन में भी परिवारवाद अपनी एक भूमिका निभा रहा है, लेकिन आरजेडी को लेकर एक बड़ा हमला भी हो रहा है। एक तो उनके परिवार में ही दोनों भाइयों के बीच का मतभेद सार्वजनिक हो गया, दूसरा कि तेजस्वी की उम्र बहुत कम है, मतलब अनुभव बहुत कम है, एकदम ही युवा है। संभव है कि स्ट्रेटेजिक वे में सबको लेकर चलने की जो क्षमता लालू यादव में थी और जो विज़न उनके पास था, उनके पुत्र में अभी आने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि नतीजा जो ऐसा आया है, हर तरफ एक हलचल सी मची हुई है। तो क्या लगता है आपको कि चाहे कांग्रेस में जिस तरह की मांगें उठ रही हैं या जिस तरह की मांगें अब आरजेडी में बगावती सुर भी सामने आ रहे हैं, तो बिखरता हुआ एक समय नज़र आ रहा है या फिर कहीं न कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कुछ? नहीं, हम इसको बड़ा सकारात्मक मानते हैं जी। आप 1951-52 को देख लीजिए, जब वो चुनाव हुआ था उस समय भी 61-62% मतदाता वोट करते थे। एक उत्साह था, एक नया भारत बनाना है, एक नई शुरुआत करनी है, भारत को विश्व के पटल पर स्थापित करना है। और अब 2019 में 2014 में 66%, ये 70% पर अब जाकर के ठहरे हुए हैं। एक वर्ग जरूर उदासीन है, उसको लगता है कि हम चाहे जितना पसीना बहा लें, जितना जोर जोर से बोल लें, पार्टी का झंडा लेकर के जितना घूम लें, टिकट तो तय वहां से होगा और किन्हें टिकट मिलेगा उसका एक पैटर्न तय कर दिया गया। तो अगर पार्टी के अंदर भी एक डेमोक्रेसी होती है, चंद्रशेखर को आप तो लंबे दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता का एक अनुभव होगा कि आपको पता होगा कि चंद्रशेखर उसी पार्टी में रह करके पार्टी के उन नीतियों के खिलाफ लड़ते थे, बोलते थे और इसीलिए उनको युवा तुर्क कहा जाता था। एक शुरुआत तो हुई कि भाई एक समर्पित कार्यकर्ता जिसने पार्टी को खड़ा किया, जिसने पार्टी का झंडा ढोया, जिसने पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने में खून पसीना लगाया और टिकट उस व्यक्ति को मिल गया जिस व्यक्ति को कल तक उस पार्टी में उसका कोई सदस्यता तक नहीं थी, या उनके पुत्र हैं इसलिए उनकी सारी योग्यता उनमें आ गई है, इसलिए अब वो उसके अधिकारी होंगे। इस आधार पर यह डेमोक्रेसी में चीजें तय हो रही थी। ठीक है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, एक आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, एक टीचर का बेटा टीचर हो सकता है, एक नेता का बेटा भी नेता हो सकता है, लेकिन क्या अगर उसके अंदर में योग्यता नहीं है तो क्या एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा? लेकिन यहां तो आपने कोई क्राइटेरिया नहीं तय किया। कल तक वो व्यक्ति पार्टी में था, पार्टी का झंडा ढो रहा था, कई बार आपसे मैंने शेयर किया, उस व्यक्ति को किनारे कर दिया गया और कहीं से पैराशूट से आए और पता चला कि अब इस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार ये होंगे। तो अगर पार्टी के अंदर के जो समर्पित कार्यकर्ता अगर इस तरह की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी का भला करेंगे। दूसरी बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, अभी भी मैं महागठबंधन का जो स्वर देख रहा हूं, वो मोदी कैसे जीत गए अभी उसी पर अटैक करने में लगे हुए हैं। हम कैसे हार गए, कैसे हमारी कमजोरी रही, कहां पर हम खंड खंड में टूटे रहे, कहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन गया, इस पर वो बात आज भी करने के लिए तैयार नहीं। भाई अब तो समीक्षा आप कर लीजिए, आपके चोर कह देने से कोई चोर नहीं हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इसका यह मतलब नहीं कि 30,000 करोड़ कोई व्यक्ति कह देगा और कोई आदमी इंटेलेक्चुअल इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हां अनिल अंबानी के खाते में 30,000 करोड़ दे दिया गया। ये कहां से, ये हाइपोथेटिकल बात कोई इंटेलेक्चुअल कभी टॉलरेट नहीं करता है। तो ये बात आप राजनीति के मंच से हो सकता है, ताली बजवाने के लिए ये बातें हो सकती है अच्छी, लेकिन जब आपको धरातल पर आना होगा, ठोस धरातल पर आ पाएंगे तो इस झूठ को कोई स्वीकार नहीं करेगा और शायद इसी का खामियाजा इस बार विपक्ष को भुगतना पड़ा।
सरोज जी मैं आऊंगा आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूं थोड़ा कि अगर आपके बगल में वंशवाद मधु पर मंजरी आवाज बैठी उठ हुई रही है, है, उनको भी शामिल कर लूं चर्चा अगर में। रघुवंश प्रसाद सिंह बोलते हैं कि इन दोनों भाइयों का खामियाजा राजद को उठाना पड़ा, तो क्या बोल रहे हैं भाई? एक लंबा संसदीय जीवन उनका रहा है, लंबा अनुभव रहा है। और अगर वो बोलते हैं कि अब तो समीक्षा कर लीजिए, अगर कांग्रेस के लोग नेहरू जी के पुण्यतिथि पर कहते हैं कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होनी चाहिए, तो क्या बुरा बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। कब तक दूसरे की बैसाखी पर हम चलेंगे? तो मैं रोक रहा हूं, रुक जाइएगा संजय जी, उनका मामला है, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन ये नहीं, आवाज में दम है। ठीक है। मैं एक 50 सेकंड में रिप्लाई कर। अच्छा बोल लीजिए। एक्चुअली एक बात आई कि चौकीदार चोर वोर वाली बात पे कि वो जीत गए तो उनका माफ हो गया। लालू जी पे भी आरोप था और वो जीत के चुनाव में उसके सरकार बना लिए थे, तो लालू जी को निर्दोष मान लिया गया था क्या? ये कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर आप पे आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, 1500 करोड़ का मामला आप 625 करोड़ का मामला 1500 पे जाता है, तो आरोप लग रहा है, आप जांच करवाइए, आप जांच नहीं करवा रहे हैं, इसलिए चोर कहा जा रहा है। और चोर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेसिंग की संजय जी मैं सवाल कर सकता हूं प्लीज? परिवारवाद पे आ जाइए। परिवारवाद पे बोल कौन रहा है? परिवारवाद पे बोल कौन रहा है? जिसके साथ लोजपा है, जिसके साथ शिवसेना है, जिसके साथ अकाली दल है, जिसके साथ अपना दल है, ऐसे लोग परिवारवाद पे हमको ज्ञान दे रहे हैं। सुहेल जी मैं आऊंगा आपके पास, रुकिएगा और हारे नहीं है। एक मिनट सरोज जी, हमारा यूपीए आज 92 सरोज जी नहीं मानते। ओ तिवारी जी 44 पे था, 52 पे है। ठीक है लेकिन आपने अंक गणित जुटा लिया। जैसे भी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे मधु मंजरी से सवाल एक पूछना है। बधाई दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। ओ तिवारी जी सुन तो लीजिए। ये जीते तो बड़ी ईमानदारी से जुटा, हम जीते तो कह रहे हैं जैसे भी जुटा लिया, अभी भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी नहीं सुधरे हैं कि कहाँ पर कमी रह गई। सरोज तिवारी जी जल गई, ऐंठन नहीं गई, वही वाला हो गया। सुहेल जी रुक जाइए, नहीं है, समीक्षा बैठक नहीं कर सकते। एक मिनट सरोज जी ये बताइए आप, मैं आपसे थोड़ा बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आप मांगते हैं 20 सेकंड, बोलते हैं 3 मिनट, मांगते हैं 50 सेकंड, नॉन स्टॉप बोलते हैं। मेरे संक्षेप में जवाब दीजिए। संक्षेप का मतलब संक्षेप में ये बात प्लीज, ये क्योंकि मुझे बाकी जगहों पर भी जाना होता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, अच्छा रहेगा। आप लोग बुद्धिजीवी हैं साहब। देखिए मुश्किलें कहाँ पर है, ये बात आपने सही कही कि लालू जी आरोपी थे, उसके बाद भी वो राजनीति में बने रहे, मंत्री भी केंद्र में बने और वो कन्विक्टेड भी हुए, उनको सजा भी मिली, तो अब राजनीति से बाहर है, जेल में बिस्तर पे पड़े हुए। क्यों बने? क्योंकि जनता ने उनको वोट किया था। सुहेली जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। इसलिए वो बने, सुहेली जी प्लीज, कोर्ट के कहने से बन गए। सुहेली जी मैं सवाल उनसे कर रहा हूं, मुझे जवाब लेने दीजिए जरा सा, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। नरेंद्र मोदी कहीं से आरोपी नहीं है कोर्ट में। नरेंद्र मोदी पर कोई गबन का आरोप नहीं लगा है कोर्ट में, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इसीलिए आपका ये तर्क खारिज होता है इस आधार पर कि आप उनकी तुलना लालू यादव से कर रहे हैं। प्लीज इस बात को जरा समझिए, लोग प्रबुद्ध भी हैं। नहीं मैं कर रहा हूं। और मैं सर सुन लीजिए, संजय सर जब चारा घोटाला का आरोप लगा था, सीबीआई की जांच चल रही थी, उस समय कोर्ट ने कन्विक्टेड नहीं किया था लालू जी को और वो चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद आप आज भी वही हैं, आप जांच ही नहीं करा रहे हैं। तब तकलीफ वहां है कि आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? सर अपनी समीक्षा कर लीजिए ना, ये तो आगे चलता रहेगा, आप लोग मुद्दा उठाते रहेंगे। कौन भागेगा? ठीक, अब मैं आपको रोकता हूं। जांच से भागेगा क्या? अरे सर रुक जाइए, अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए सर, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं सर, रुक जाइए ना। आज मेरा ये मुद्दा है ही नहीं, आप बिला वजह हमको इस मुद्दे पर घसीट रहे हैं। अब सुन तो लीजिए सर, आज जरा अपनी समीक्षा कर लीजिए। जिस दिन राफेल पे आऊंगा सरोज जी, मैं तसल्ली से जवाब दूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा। आज आप रुकिए। जांच का अधिकार कोर्ट को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में अच्छा प्रभु रुक जाइए, समय कम है। मामले की जांच का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सरोज तिवारी जी इनका ऑडियो म्यूट किया जाए, नहीं समझ पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन सरोज जी अब हो गया, सरोज तिवारी जी हो गया। मैं पार्टी, एक मिनट, आप पार्टी बनिए, हम पार्टी नहीं है, हमारा सवाल है। खैर मधु मंजरी जी ये बताइए कि पैसा वाकई बोलता है क्या पार्टी में? वरना सुनने में आया कि पैसे जो नहीं दे पाए तो पैसा कितना बोलता है ये जीत से पता चल रहा है। नहीं एक मिनट, जिस तरह की जीत हुई है आप लोगों ने जीते थे तो पैसा से जीते थे क्या? अरे ये तो आप बताइएगा ना। सबसे पहले तो सिहोली में था, तो मैं ये बता दूं कि जीत नीतीश
किसी का नहीं हुआ है। अगर अपने बल पर जीत यहाँ किसी का नहीं हुआ है। मोदी से जीते हो, प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि यहाँ जीत एमपी का नहीं हुआ है, जीत मोदी का हुआ। तो ज्यादा सुहेली जी खुश होने की जरूरत नहीं है। आप जीत कर भी हारी हुई है, क्योंकि जीत आपके पार्टी का नहीं हुआ है। आपने बोला था, अभी आप लोगों ने बोला क्या कि अगर आप एनडीए में होते तो जीत जाते। इसका मतलब कि एनडीए में होते तो आप देशभक्त हैं, एनडीए में होते तो आप हिंदू हैं, एनडीए में होते तो आप जीत जाते। इसका मतलब ये है कि जीत यहाँ जेडीयू का नहीं हुआ है। जेडीयू यहाँ जीत यहाँ पे मोदी जी की हुई है, और आप लोग खुद बोल रहे हैं कि यहाँ कोई एमपी नहीं जीता है, यहाँ मोदी जीते हैं। तो 2020 में आने वाला 2020 में यहाँ की जनता दिखा देगी, क्योंकि यहाँ मोदी जीते हैं। अब दो नारी शक्ति लगातार बोलेंगी तो हम कैसे सवाल कर सकते हैं? और हम लोग तो उम्मीद रखते हैं, एक मिनट, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेरा सवाल एक सुन लीजिए, और बहुत जल्द हमारे बिहार को मतलब स्पेशल पैकेज मिलेगा। अरे मधु जी सुन तो मेरा सवाल सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम डिबेट पे आप लोगों को याद करते हैं कुछ अच्छी बौद्धिक चर्चा करने के लिए, लेकिन आपस में इतना इंटरफ्रेंस यदि आप लोग करेंगे तो हमें बड़ा मुश्किल है आगे कंटिन्यू करना। तो प्लीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। खैर ये बताइए कि आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हिला हुआ था कि दो जगह से एक ही राज्य में उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े थे। उनको अपने ऊपर कतई भरोसा नहीं था कि जनता उनको कभी वोट देगी और सम्मान करेगी। अब वो सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि उजियारपुर में खड़े हुए तो लोगों ने कहा गाड़ी तो काराकाट से खड़े हैं, यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो जनता ने, मतदाता ने कहा गाड़ी यहाँ नहीं भी दोगे इनको वोट तो कोई बात नहीं, उजियारपुर से तो जीत ही रहे हैं। लगता नहीं कि समीक्षा वाकई करने की बहुत तार्किक तरीके से जरूरत है? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल बोल रहे हैं। जिस तरह से जब हार होती है तो हम समीक्षा करते हैं, और बहुत जल्द हमारा समीक्षा बैठक भी है। और इस चीज में मुझे जरा सा बोलने में नहीं लग रहा है कि बस ये नहीं कि लड़कर के आगे बोल दिए, अपनी बातों को आज यहाँ रख दिए। हम समीक्षा बैठक रख रहे हैं, हमारा समीक्षा बैठक है, और इन सब बातों पर तय होगा, और हमारे सारे नेतागण बैठ कर तय करेंगे कि हार की कारण क्या था और क्या नहीं था। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सच उनकी यहाँ का उजियारपुर के लोगों ने ये सोचा या काराकाट के लोग ने ये सोचा, तो हमारी बहुत जल्द समीक्षा बैठक हो रही है। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा आप लोग के सामने आएगा ही। जी सुहेली जी, दरअसल क्या है ना, ये हीरो से जीरो बनने का जो सफ़र है महागठबंधन का, राजनीति में चलता है। हार और जीत होती है, कोई एक जीतेगा दूसरा हारेगा, लेकिन इतनी बड़ी जीत इतनी बहुत बड़ी चुनौती देकर भी सामने आती है, क्योंकि ये जीत जो है ना बहुत एक्सपेक्ट कर रही है। क्या आप लोगों को इतनी बड़ी जीत के चैलेंजेस को किस तरीके से आप लोग महसूस करती हैं? बिल्कुल सही, हम लोग हमेशा प्रचंड बहुमत से ही जीत हासिल किए हैं और जनता के कसौटी पर खरे भी उतरे हैं। आप पिछले बार का चुनाव को देख लीजिए, बिहार में लगातार जो 15 साल से सरकार चल रही है उसको देख लीजिए। जनता हमें अपनाती है तो हम जनता को अपनाते हैं, और जनता को जो चाहिए वो उनको सुविधा दी जाती है। सरकार कोशिश करती है कि हम जिस चीज़ के लिए जीते हैं उस चीज़ को पूरा करें। तो ये इसलिए लगातार हमारी पार्टी जीत रही है, हमारा गठबंधन जीत रहा है। बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और अगले विधानसभा में भी अभी जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, हमें सही बात है कि हमें बहुत बड़ी चुनौती मिली है। आपको स्मरण दिला दूं, नरेंद्र मोदी जी भी कल कह रहे थे, आपको स्मरण दिला दूं, जितनी बड़ी जीत हुई है उतना बड़ा चुनौती हमारे सामने है। नीतीश जी ने चुनाव खत्म होने के बाद ये बयान दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारे एजेंडे में है, और इसको लेकर चाहे संविधान में संशोधन भी क्यों ना करना पड़े तो संशोधन हो। क्या बिहार उम्मीद करेगा आपकी पार्टी से कि आप लोग इस पर बात को वाकई सही मायने में आगे ले जाएंगी, या उसे एक बयान मात्र मानकर बिहार के लोग मान लें? बिल्कुल उम्मीद करेगा, तो बिल्कुल उम्मीद करेगा। आप संजय जी, आप इस चीज के लिए विश्वास रखिए कि आदरणीय नीतीश जी चाहे जिस पार्टी के साथ रहें, जिस गठबंधन में भी रहें, लेकिन बिहार के विकास के मामले में कहीं से कोई समझौता की बात होती नहीं है। और अब तक तो विशेष राज्य के मामले में समझौता ही हो रहा है ना हर जगह। किए हैं कि हाँ बिहार एक पिछड़ा, बिल्कुल नहीं, समझौता की बात कहाँ पर है। 14वीं पंचवर्षीय योजना की वो बात थी, फिर 15वीं में डिमांड रख रहे हैं।
और हम पूरी डिमांड उम्मीद को करते हैं कि तार्किक बिहार को अंजाम तक विशेष पहुंचाया राज्य का जाए, ये दर्जा भी तो एक मिलेगा। बात हमारी होती है मांग ना। जारी है और डिमांड तो बहुत कुछ लोग रख के भूल जाते हैं। बिल्कुल डिमांड को पहुंचाया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी भी हल्की बात नहीं बोलते हैं संजय जी, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है तो वो करेंगे और इस चीज और नरेंद्र मोदी जी भी उसे पूरा करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। संजय जी एक बात तो सरोज जी अब आप लोग भी इसमें साथ देंगे ना? मतलब आप अपने मुख से पूछ लीजिए कि राम मंदिर अब बन जाएगा। अब देखिए यहाँ विशेष पैकेज की बात हो रही है तो ये राम मंदिर उठा रहे हैं। इनके पास मुद्दा यही रहता है, इनके पास मुद्दा। और ये मेरी पार्टी का लाइन जानते हैं, आप भी जानते हैं राम मंदिर के नाम पर। तो ये अलग से डिबेट क्या करें, जेडीयू का स्टैंड क्लियर है इस मामले में। मैं पलटू राम नहीं कहूंगा, लेकिन मुद्दा बदलते रहने यही बोली लेंगे आप लोग को, और आगे बोलिएगा तो और जाइएगा, बोलते रहिए आप लोग। हम तो चाहते हैं कि आप लोग बोलिए, शब्द है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। हम तो चाहते हैं कि बोलिए, नरेंद्र मोदी जी को भी बोलिए, नीतीश जी को भी बोलिए, अच्छा रहेगा। हम लोग के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। बैंक में दिया, वो एक तरीके का ब्राइब ही था, घूस ही था। और उसके बाद आप राम मंदिर 21 फरवरी को शिलान्यास करने जा रहे थे, ये लोग वो भी भूल गए। अब पता नहीं फिर इतना स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी के बावजूद भी राम मंदिर याद रहेगा या नहीं रहेगा, धारा 370 याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा, चूंकि आज बीजेपी से भी कोई नहीं है, देखिए तो कोई मजबूरी मुद्दा है, नहीं है, सुहेली जी से मुद्दा पूछना कोई पड़ेगा, नहीं है। लेकिन हम तो इस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं, इनको पता है। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार जी जिस पर बोलेंगे विशेष राज्य के पैकेज पर हो गया। क्या है ना सुहेली जी, हर बात का जवाब क्या दिया जाए, समय आएगा बहुत कुछ बताएगा। हो गया सरोज जी प्लीज, हो गया। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल क्या है कि बिहार को बहुत सारे मुद्दों की ज़रूरत है और बहुत गंभीरता के साथ उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को लगती है, लेकिन जो बहुत बड़ी और गहरी बात है। बिहार में 40 में से 17 ज़िले गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है राजनीति के लिए, क्योंकि विपक्ष को ये सब एजेंडा नहीं याद आएगा। और ये 17 ज़िले इतने गंभीर संकट से जूझ रहे हैं कि 2020 यानी अगले ही साल आते आते पानी के लिए तरसेंगे लोग इन ज़िलों में। जो हमारे पास जो व्यवस्था है आज की तारीख में, हालांकि सरकार के साथ निश्चय में एक निश्चय ये भी है, हर जल हर घर जल और कल जो भी है, एक ये एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है। लेकिन उन 17 जिलों का यदि हम जिक्र करें, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, मैं आ रहा हूँ सुहेली जी, पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिले में ये संकट भयानक तरीके से गहरा चुका है। और ये एजेंडा में कितना है हमारी राजनीति के, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, विपक्ष के ये मुद्दे भी हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। और बिहार कैसे कई मुद्दों के साथ इसलिए जूझ रही है क्योंकि अब तक वो मुद्दे ही बने रहे, पूरे नहीं हुए। डॉक्टर संजय, सबसे पहले तो मैं मुद्दों पर बात करने के लिए सहारा समय को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि जब इस चैनल पर मैं आता हूं तो मुद्दे पर बात होती है और इसीलिए थोड़ी गंभीरता लगती है यहाँ की चर्चा में। मैं हल्केपन में और छिछलेपन में कोई ऐसे ही आधी अधूरी जानकारी के आधार पर चीज़ों को मैं नहीं बोलता। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। सरफेस वाटर जो हमारे पास नदियां हैं बिहार में, उसका पानी छान करके भी पीने लायक नहीं है। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जिसका होना चाहिए था 500, वो करीब करीब 5000 पर पहुंच गया है। उस पानी को किसी नदी का पानी आप छान करके भी नहीं पी सकते हैं। 85% जो ग्राउंड वाटर है वही हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है। और वाटर लेवल जितना नीचे जा रहा है, चूंकि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई योजना नहीं है, हम पानियों का संचय कर नहीं पाते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल तालाब थे, पइन थे, आहर थे, नहर थे, वो सब भर दिए गए, मल्टीप्लेक्स बना दिए गए। और आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि उस 85% ड्रिंकिंग वाटर जो गर्मी के दिनों में 25 फीट 30 फीट नीचे चला जाता है, उसमें आर्सेनिक का लेवल क्या है, उसमें फ्लोराइड का लेवल क्या है,
उसमें नाइट्रेट का लेवल क्या है, उसमें आयरन का लेवल क्या है। ये तो पूरा गंजेटिक जोन जो है वह आर्सेनिक युक्त पानी पी पी करके और गॉल ब्लैडर के स्टोन से लेकर के और किडनी तक के स्टोन को, कैंसर स्टोन को झेल रहा है। ये मुद्दा अगर बिहार के पास होता और विपक्ष अगर हमलावर होता, मुझे मजा आता और मैं भी उनके साथ कंधे में कंधा आगे मिला करके बढ़ता। अरे राजनीति होते रहेगी, जब चुनाव आएगा जनता आपके पक्ष में वोट देगी, विपक्ष में वोट देगी, लेकिन ये मुद्दे तो 5 साल बने रहेंगे। इस मुद्दों के लिए हवा जहरीली हो गई, पानी आपके पास पीने के लिए है नहीं। वो 85% जो ग्राउंड वाटर है उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन इरिगेशन में कर दे रहा है किसान, चूंकि वर्षा हो नहीं रही है। और अगर वर्षा हो भी रही है मानसून के सीजन में, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार के पास योजना नहीं है। खैर, इस पर तो आप इस पर अटैक कीजिएगा सर। मैंने ये बात मैंने इशारा किया है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज हमारा मुद्दा ये नहीं था, लेकिन मैंने जब मुद्दों की बात कही मधु जी बिहार को लेकर, तो एक सरोज जी आप रुक जाइएगा जरा सा, क्योंकि हर बार आप ही के पास आओ जरूरी नहीं है, रुकिएगा जरा। मधु जी, तो क्या है ना, जब मैं मुद्दों की बात करता हूँ तो सिर्फ आपकी राजनीति का एक मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा बिहार का होता है। अब बिहार को सही मायने में यदि विपक्ष एड्रेस कर रहा है तो जनता उसको सिर माथे पर रखती है। आप लोग इस पर भी समीक्षा करेंगी क्या कि हम कितना जनता को एड्रेस कर पा रहे हैं उनके मुद्दों को, या कितना हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं और बीजेपी को गरियाने में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा कि अलग अलग पार्टियों की अपनी नीति होती है, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा शिक्षा को लेकर के और दवाई को लेकर, सिंचाई को लेकर, कमाई को लेकर के हमेशा इस मुद्दे पे आए हैं और ये बात को लेकर के आते हैं, क्योंकि हमेशा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सही हो, इसके लिए हमेशा वो लड़ते आ रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार में जब थे तब, उसके बाद भी, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में थे उस समय नीतीश नहीं थे, और जब वापस बाद में वो आए थे उस समय से भी हमारी लड़ाई लड़ रही है। अब मैं सरोज जी के पास आ रहा हूँ। सरोज जी, संक्षेप में जवाब दीजिए, जो वाइंड अप करना है मुझे। एक्चुअल इशू जो कांग्रेस के अंदर अपना है, देखिए बीजेपी को तो आप कल भी कोस सकते हैं, और जब भी आप विपक्ष में रहेंगे आप और बीजेपी एक साथ तो कभी हो नहीं सकते। आप सरकार में हैं तो वो विपक्ष में है, वो सरकार में है तो आप विपक्ष में हैं। ये चलता रहेगा सर, राजनीति का हिस्सा है। आप उनकी आलोचना करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, ये सब जानती है, जनता जानती है। लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर कितना झांकने की ज़रूरत है। देखिए अब सब कुछ खो चुके हैं आप लोग लगभग। यहाँ आपके केंद्रीय कार्यालय में क्या चल रहा है दिल्ली में, हम लोग देख रहे हैं। देखिए संजय जी, एक क्षणिक समय के लिए ही आपने जो जल का मुद्दा छेड़ा, बहुत अच्छा मुद्दा था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि न्याय योजना खराब मुद्दा था। आपको 24 लाख लोगों को रोजगार देने का मुद्दा खराब योजना था, 10 लाख पंचायतों में रोजगार खराब योजना था, किसान बजट खराब योजना था, 6% कुल बजट का शिक्षा में इन्वेस्ट करके सरकारी विद्यालय को बढ़िया बनाने आ चुके हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस अपने अंदर झांकेगी कब? लोगों को अपील नहीं करता है साहब, सुनिए ना, लोगों को अपील नहीं करता है, लोगों को अपील करता है राम मंदिर, लोगों को अपील करता है वो एक 2004 से 2014 तक आपकी सत्ता थी, राम मंदिर के दम पर यूपीए नहीं आया था। आप प्लीज आप मिसगाइड मत कीजिए। मंदिर मुद्दे पर आपकी सरकार नहीं बनी थी, आपको सरकार बना, आपकी सरकार जनता ने चुनी थी। मान के चले, ऐसा नहीं है, एजेंडा कई होते हैं और सिर्फ मंदिर मुद्दा मत बोलिए आप। मुद्दे तो 1 लाख थे, आपको भी 10 साल मौका मिला 2004 से 2014 तक इस देश में सरकार चलाने का, तो आप कैसे बने भाई? यदि मंदिर ही चल रहा होता तो आप सत्ता में नहीं होते। 10 साल में हमने बहुत कुछ डिलीवर किया, ऐसा नहीं है। देखिए 5 साल खेती ही काटे हैं। ऐसे चलिएगा, कांग्रेस की स्थिति सुधारी है, ज्यादा जरूरी है बिहार में। मंगलयान तक हम ही ने छोड़ा साहब, मनरेगा हम ही ने दिया साहब, ये विद्युतीकरण जो आज ये लोग अपने नाम पे ले रहे हैं ये हम ही ने किया है, और बिहार को पैसा भी हमारी सरकार ने दिया है। मैं समझ गया, हमारी यूपीए की धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास समय अब नहीं है। 2 दिन लगेगा। सुहेली जी माफी चाहूंगा, आपका जवाब नहीं ले पाया। बहुत धन्यवाद आपका सुहेली जी, बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका, बहुत धन्यवाद मधु मंजरी आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार विश्लेषण के लिए। हीरो से जीरो का सफर तो जारी है, लेकिन जीरो से हीरो का सफर कब शुरू होगा ये थोड़ा सा अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये लोग जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं आज भी एनडीए को कोसने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
नतीजा सामने आ चुका है। उन्हें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि दरअसल वो अपने आप को पब्लिक से कितना कनेक्ट कर पाए और पब्लिक उनसे कितना कन्विंस हुई या नहीं हुई। चूँकि नहीं हुई, नतीजा आपके सामने है, तो कैसे कन्विंस किया जाए उस पर गौर करने की आवश्यकता है। और सिर्फ अहम का टकराव करने से बात बनेगी नहीं, वो और बिगड़ती जाएगी। समय शिखर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।